अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए हैं। अब हम जो है 11.1 से 11.11 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी तौर पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहा है कि नाइट्रोजन मालिक्यूल की नाइट्रोजन मालिक्यूल जो कि हवा में है उसकी एवरेज स्पीड मालूम करनी है, जबकि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है ओवरऑल जो माहौल है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है, मतलब नॉर्मली जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास जो डाटा आएगा टेम्परेचर हमारे पास ये वो वाली कंडीशन है जिसको हम आम तौर पर कहेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारे पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे 0 + 273 कैल्विन, और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में आपके पास पास्कल में 1.01 10⁵ पास्कल है। ये दिया तो नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट होता है 180 यानी कि 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। इसको ज़बानी याद रखना पड़ेगा। एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मालिक्यूल उसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके लिए हमारे पास टेम्परेचर इक्वल होता है 2/3 और काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2/3 है, सॉरी के मैंने लिखा तो 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 kT, और ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, mv² आ जाएगा। v² यानी कि वेलोसिटी हमने चूँकि फाइंड करनी है, सो वेलोसिटी को हमने सेपरेट कर लिया और m इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम क्वेश्चन 1 कह लेंगे। द मैस ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन N2, उसको हम हासिल करने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है कि मोलर मैस को एवोगैड्रो नंबर के साथ डिवाइड कर दें। तो मोलर मैस कितना होता है नाइट्रोजन मालिक्यूल का 28, जबकि एवोगैड्रो नंबर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वो 6.02 10⁻23 के इक्वल होता है। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो मैस आएगा किलोग्राम में वो है 4.65 10⁻26। अब जो इक्वेशन 1 थी ये वाली, इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर है, मतलब कि 3 kTm, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.38 10⁻23। अब ये यहाँ पे पुट करें, टेम्परेचर पुट करें और डिवाइड कर दें मैस के साथ जो भी यहाँ पे मैं डिराइव किया है। अब कैलकुलेट करने के बाद इसका आपने लेना है अंडर रूट दोनों तरफ, ठीक हो गया, इसका अंडर रूट लेना है। तो आपके पास जो एवरेज वेलोसिटी है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो 493 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है नाइट्रोजन मालिक्यूल की। अब हम आते हैं 11.2 की तरफ। 11.2 है हमारे पास, शो द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट सर्टेन टेम्परेचर। कह रहा है कि आपने रेशो फाइंड करनी है टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू स्पीड की, मालिक्यूल्स की जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, दो मालिक्यूल्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की रेशो आपने फाइंड करनी है। वो डिफरेंट गैसेस की है और एक ख़ास टेम्परेचर पे रखी हुई है। इज़ इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। वो जो है वो स्क्वायर रूट है जो होगी ना वेलोसिटी की रेशो, वो स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज के इक्वल है। ये आपने साबित करना है। मैथमेटिकली हम देखते हैं, एक्चुअली हमें ये फाइंड करना है वेलोसिटीज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ ऑफ 2 डिफरेंट मालिक्यूल्स। अच्छा, तो हमारे पास वही सिंपली फार्मूला है कि
T इज़ इक्वल टू 2/3 हाफ एम वी स्केयर। तो यहाँ पे नीचे के आता है, ये याद रखिए 3K, यहाँ पे भी 3K आएगा। तो अब ये दो हमारे पास क्या हो गए, इक्वेशन बन गई। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये वाली जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट कर रही है रूट मीन स्केयर स्पीड ऑफ मालिक्यूल्स, फर्स्ट मालिक्यूल, और ये सेकंड मालिक्यूल के लिए। तो अब हमने टेम्परेचर चूँकि क्या है सर्टेन टेम्परेचर मीन्स कि टेम्परेचर यहाँ पे सेम है। अब जब हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ, तो टेम्परेचर के साथ कैंसिल हो जाएगा, सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी सिवाय M1 V1 और M2 V2 के, जो कि ये आ गया हमारे पास। और अब ये M2 V2 स्केयर इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो M1 ओवर M2 जो बचेगा, सॉरी M2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये M1 जो है ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि M2 और M1 जो है वो इक्वल आ जाएगा V1 स्क्वायर ओवर V2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लेते हैं स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की मतलब है, जो स्क्वायर है वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो V1 ओवर V2 जो है वो आ जाएगा अंडर रूट M2 ओवर M1 स्क्वायर। यही वो स्टेटमेंट थी जिसको हमने मैथमेटिकली प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई। अब 11.3 की तरफ आते हैं हम। 11.3 हमारे पास है, सॉरी ये भाई, अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक गैस है, गैस का सैंपल है, उसको हमने कंप्रेस किया, और उसका कंप्रेस करने के बाद जो उसका वॉल्यूम था वो 1/2 था। 1/2 मीन्स कि उसकी इनिशियल वॉल्यूम से अगर कंपेयर करें तो वो क्या है 1/2 है, और कांस्टेंट प्रेशर है कितना ये दिया गया है। डूरिंग द कंप्रेशन, जब हमने कंप्रेस किया था तो 100 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द गैस, तो 100 जूल ऑफ वर्क जो है उसके ऊपर हमने किया था। डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम बताएं कि फाइनल जो वॉल्यूम है जो आधा हो गया था, इनिशियल वॉल्यूम से जो आधा हो गया था वो एक्चुअली है कितना, वो फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। सपोज इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास VI था जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल का हाफ है V/2। प्रेशर हमें पता है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। वर्क डन हमने कितना किया है, वर्क डन ऑन द गैस है तो नेगेटिव हम लिखेंगे 100 जूल। फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड करना है VF। तो अब जो हमारे पास हमें पता है वर्क डन जो होता है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ है VF माइनस VI। तो अब P उसी तरह रहेगा, VF क्या है वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है V/2 टू VI इनिशियल जो था वो V के इक्वल था। तो हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो P माइनस V/2 आ गया। तो अब वर्क डन हमने कितना किया है -100 आ जाएगा। P उसी तरह से V/2 भी ये उसी तरह से आ गया। अब जो V/2 को हमने सेपरेट किया और P को उधर जाकर ये डिवाइड हो गया, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया 100/P। अब V/2 एक्चुअली क्या है VF है, ये हमने यह कहा वो फाइनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 100। P प्रेशर कितना था वही वाला ये वाला, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो आ जाएगा 10 टू पावर इज -4 मीटर क्यूब। 11.4 की तरफ आते हैं। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 जूल। कह रहा है एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस प्रोसेस में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती है कितनी 300 जूल। इफ़ एट द सेम टाइम, अगर इसी टाइम पे 120 जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, और हम वर्क करते हैं इसके ऊपर कितना 120 जूल। फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम।
तो कितनी हीट जो है वो ज़ाया होगी। हम सारा डाटा लिख देते हैं। डिक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और -300 जूल, मतलब कि इंटरनल एनर्जी जो डिक्रीज़ हुई है उसको माइनस का साइन का मतलब है डिक्रीज़ हो रही है, 300 जूल। वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना हो रहा है, -120 जूल। हीट लॉस बाय द सिस्टम कितनी है वो हमें फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक सिंपल फार्मूला है जो कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, Q इज़ इक्वल टू चेंज, ये डेल्टा आता है, डेल्टा U प्लस W। अब हमारे पास ये जो इंटरनल एनर्जी है कितनी है, -300, और वर्क डन कितना हुआ, -120। अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो मतलब कि -420 जूल। नेगेटिव साइन शोज दैट लॉस ऑफ हीट, की इतनी हीट जो है वो टोटल लॉस हुई है, ज़ाया हुई है इस प्रोसेस में। 11.5 है, अ कॉर्नट इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस। कह रहा है कि एक कॉर्नट इंजन है वो आइडियल गैस को यूटिलाइज कर रहा है। द सोर्स टेम्परेचर इज़ 227 डिग्री। तो हमारे पास जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 227 डिग्री और सिंक का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी आपने फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। कह रहा है कि कितनी इनपुट हीट की इनपुट हम दे रहे हैं सोर्स से लेकर, और कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है सिंक की तरफ। व्हेन 10,000 जूल ऑफ वर्क इज़ डन, अगर हम 10,000 जूल का वर्क उसके ऊपर कर रहे हों। इसी तरह हम सारा डाटा यहाँ पे लिख देते हैं। टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है, T1 से रिप्रेजेंट करेंगे 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको अगर केल्विन में लिखेंगे तो प्लस कर देंगे 273, तो हमारे पास आ जाएगा 500 केल्विन। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना था, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर केल्विन में इसको लिखेंगे तो 400 केल्विन। वर्क डन W कितना हमने किया था, 10,000 जूल। एफिशिएंसी ऑफ कॉर्नट इंजन ये हमने फाइंड करनी है। और हीट इनपुट मतलब कि हमने जो हमारे पास सोर्स है उससे हम कितनी हीट जो है वो ले रहे हैं और कितनी हीट रिजेक्ट कर रहे हैं सिंक की तरफ, Q2। ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी इक्वल होती है 1 - T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 जैसे लिखते हैं कि उसको हम परसेंटेज में एफिशिएंसी को फाइंड करना चाह रहे हैं। T2 और T1 की दोनों की वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं। आपके पास जो एफिशिएंसी है वो परसेंटेज में कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद, 20%। क्लियर। उसके बाद एफिशिएंसी है, ये है मतलब कि कितनी हीट हमने दी है, जितनी हीट हमने दी है और जितना हमने वर्क डन किया है उस हीट से, उसको हम लिखते हैं W/Q1। तो अब यह एफिशिएंसी हमारे पास कितनी थी जी, अभी फाइंड किया 20%। 20% और वर्क डन कितना था, 10,000। Q1 हमने फाइंड करनी है जो कि हीट हमने सोर्स से ली है सिस्टम के लिए। तो अब 20% को अगर परसेंट का साइन हटाना हो तो क्या करते हैं, 20/100 लिख लेते हैं। ये उसी तरह से रहेगा ये। अब Q1 हमने फाइंड करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 हमारे पास आ जाएगा 5 × 10⁴ जूल। इसी तरह जो वर्क डन होता है Q1 - Q2। Q1 जो है हीट होती है जो इनपुट के तौर पे देते हैं, और Q2 जो है वो रिजेक्टेड हीट होती है। उससे माइनस करें Q1 - Q2 तो आपके पास वर्क डन आ जाता है। तो हमने Q2 फाइंड करना है, सो Q2 को सेपरेट कर लें, Q1 - Q2 हो जाएगी इस इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए। Q1 हमारे पास क्या है, अभी फाइंड किया है, ये 50,000 जूल है, और वर्क डन कितना हुआ 10,000, तो कितना आ जाएगा 40,000। मीन्स कि Q2 हमारे पास आ जाएगा 4 × 10⁴ जूल। ये हीट रिजेक्टेड हुई है किस तरह, टूवर्ड सिंक। 11.6 की तरफ आते हैं। रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर हुज डिफरेंस इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर के दरमियान, और टेम्परेचर डिफरेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इफ़ इट एब्जॉर्ब 746 जूल ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट 556 जूल टू द सिंक। कह रहा है कि अगर वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है 746 और रिजेक्ट कर रहा है हीट सिंक की तरफ 546 जूल,
तो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, T1 और T2 मतलब कि सिंक और सोर्स का जो टेम्परेचर है वो हमने सेपरेट उसको फाइंड करना होता है, T1 की शक्ल में और T2 की शक्ल में। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में अगर लिख दें, जब भी टेम्परेचर डिफरेंस लिखेंगे तो टेम्परेचर जो डिग्री सेंटीग्रेड में होगा उतनी केल्विन में होगा। अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कितनी की थी 746 और रिजेक्ट कितनी की थी Q2 546 जूल। टेम्परेचर ऑफ सोर्स T1 और टेम्परेचर ऑफ सिंक्स T2 हमने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम करेंगे। तो एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 माइनस Q2 ओवर Q1। तो Q2 और Q1 हमारे पास है, वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। हमारे पास एफिशिएंसी 0.268 आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन 1 कह लिया। अब हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है बाय यूजिंग टेम्परेचर T2 ओवर T1। तो अब इसको ये इस साइड को हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये शक्ल बन गई इसकी। अब एफिशिएंसी हमने फाइंड किया 0.268 है, जबकि टेम्परेचर डिफरेंस जो है T1 माइनस T2 ये वाला कितना है 100 और T1 नीचे है। T1 हम सेपरेट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाए 373.13 केल्विन। अब हमारे पास T1 तो आ गया, ये हमारे पास आ गया, ये मैंने किधर से लिख दिया है, ये नहीं आना, ठीक है। T1 हमारे पास ये केल्विन में आ गया, सॉरी। तो अब ये इसको अगर लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमारे पास क्या आएगा, ये 100 आएगा। कैसे, क्योंकि 373 में से माइनस 273 करेंगे केल्विन, 273 केल्विन अगर इससे माइनस कर दें तो हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। क्लियर। अब T2 माइनस T1 जो है वो हमारे पास कितना है 100 केल्विन। तो हमारे पास जो ये T2 की वैल्यू है वो हमारे पास नहीं है, जबकि T1 की हमारे पास 100 सेंटीग्रेड, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। अब T2 जो है उसको हमने सेपरेट किया है। सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो उसको सॉल्व करें तो हमारे पास 273.13 केल्विन आ जाएगा। अगर इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में लिखना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, 273 माइनस 13 को माइनस कर देंगे 273 केल्विन के साथ, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो आ जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा T2, यानी कि जो टेम्परेचर है सिंक का। 11.7 है, मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप्स एन इंजन। कह रहा है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है वो इंजन को डेवलप करता है वर्किंग बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर, वो जो इंजन है वो वर्क कर रहा है दो टेम्परेचर के दरमियान, एक ये टेम्परेचर है और ये एक टेम्परेचर, और वो ये दावा करता है क्लेम टू हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 52%। वो कहता है कि इसकी एफिशिएंसी 52% है। डस ही क्लेम्स करेक्टली एक्सप्लेन, कह रहा है कि वो जो क्लेम दावा कर रहा है क्या वो ठीक है, अगर सही है या गलत है आप उसको एक्सप्लेन करें। अब देखें टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है T1 327, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 600 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 300 केल्विन। क्लेम्ड एफिशिएंसी कितना वो दावा कर रहा है 52%। एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी है वो जो हम फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि एक्चुअल एफिशिएंसी कितनी बनती है। अब देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 ओवर T1, जबकि T2 ओवर T1 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, वैल्यूज़ केल्विन में हमने कन्वर्ट की हुई हैं। हल करने के बाद हमारे पास 1 ओवर 2 यानी कि 0.5 आ जाएगा। अगर हम इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी लें तो क्या करेंगे, जो आंसर आया उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो 50% है, ये तो लेस है। सो द क्लेम ऑफ 52% एफिशिएंसी इज़ नॉट करेक्ट, एक्चुअली फ्रिक्वेंसी एफिशिएंसी इज़ 50%। 11.8 की तरफ आते हैं। अ हीट इंजन परफॉर्म्स 100 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट 400 जूल ऑफ हीट एनर्जी टू द कोल्ड रिजर्वायर। कह रहा है कि एक हीट इंजन है जो कि 100 जूल का वर्क कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि एंड एट द सेम टाइम रिजेक्ट्स 100 जूल ऑफ हीट, और
400 जूल हीट को रिजेक्ट कर रहा है टू द कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इंजन की एफिशिएंसी हमें मालूम करनी है। वर्क डन कितना कर रहा है 100 जूल, हीट रिजेक्टेड कितनी कर रहा है 400 जूल, एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास वर्क डन जो हुआ है Q2 माइनस Q1 में हुआ है। तो अगर Q1 हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, Q1 को सेपरेट कर लिया, वर्क डन भी है और Q2 भी है, तो उसमें वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास Q1 आ जाएगा 500 जूल। अब परसेंटेज एफिशिएंसी जो होती है वो हम कहते हैं कि जितनी भी हीट दी है हमने सिस्टम में और उससे जितना वर्क डन हुआ है उसके इक्वल होती है। 100 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया कि ताकि हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अब W और Q1 हमने फाइंड किए हुए हमारे पास हैं, तो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। 0.2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी एफिशिएंसी आ जाएगी, मीन्स के इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी है वो 20% आ जाएगी। 11.9 है, अ कॉर्नेट इंजन हुज लो टेम्परेचर रिजर्वायर इज़ एट 7 डिग्री सेंटीग्रेड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50%। कह रहा है एक कॉर्नेट इंजन है जिसकी लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी एफिशिएंसी 50% है। इट इज़ डायरेक्टेड टू इंक्रीज एफिशिएंसी टू 70 डिग्री कह रहा है 70%। कह रहा है कि अगर इसकी जो एफिशिएंसी है वो 70% इंक्रीज़ कर दी गए, बाय हाउ मैनी डिग्री द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स भी इंक्रीज़। तो कह रहा है कि इससे कितना टेम्परेचर जो है सोर्स का कितना टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। सारा डाटा हम यहाँ पे लिख देते हैं। टेम्परेचर ऑफ लो रिजर्वायर T2 7 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 कर देंगे तो 280 केल्विन है। इनिशियल एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, ये यहाँ पे 50%, ठीक हो गया। फाइनल एफिशिएंसी कितनी है जी 70%। तो अब टेम्परेचर ऑफ सोर्स फॉर 50% एफिशिएंसी वो हमने फाइंड करना है T1। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ सोर्स फॉर 70% एफिशिएंसी वो हमारे पास कितना T1 प्राइम फाइंड करना है। दो टेम्परेचर फाइंड करने हैं। एक टेम्परेचर ऑफ सोर्स यानी यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको मैं सही करता हूँ। हाँ जी, तो अब यहाँ पे जो ये बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ सोर्स फॉर 50% एफिशिएंसी, जब 50% एफिशिएंसी थी तो उस वक्त टेम्परेचर क्या था, और अगर 70% एफिशिएंसी है तब टेम्परेचर क्या है। और देन इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, और अब हम कहेंगे कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कितना हुआ है, मतलब कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर डिफरेंस जो हुआ है T1 प्राइम माइनस T2 जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस बताता है कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो ये तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो अब हम पहले तो ये फाइंड करते हैं T1 यानी कि टेम्परेचर तब कितना था जब 50% एफिशिएंसी थी। तो 50% एफिशिएंसी को अगर हम यानी कि डेसिमल में लिखें तो 100 के साथ डिवाइड कर 0.5 एफिशिएंसी आ गई। अब हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला 1 माइनस T2 ओवर T1। तो T2 ओवर T1 हमने T1 फाइंड करना है। T2 तो हमारे पास है, T2 हमारे पास कितना है 280, ये हमने फाइंड किया हुआ है। और एफिशिएंसी कितनी 0.5, तो हमारे पास T1 कितना आ जाएगा, ये हमने आगे किया हुआ है, इसको देखते हैं ये यहाँ पे। तो हमारे पास T1 कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। T1 हमारे पास आ गया 560 केल्विन आ गया। इसी तरह अब हम कर रहे हैं अगर एफिशिएंसी जो है वो 70% हो, सिमिलरली वही उसी तरह से करना बिल्कुल जैसे ये किया है। तो लेकिन सिर्फ ये क्या है, इस एफिशिएंसी के ऊपर प्राइम डाल देना है और इस T1 के ऊपर प्राइम डाल देना है, ठीक हो गया। तो उसी तरह से बाकी सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली और हमारे पास जो T1 प्राइम आ गया, टेम्परेचर आ गया 933.33 केल्विन जब एफिशिएंसी कितनी थी 70% थी। तो इससे क्या शो हुआ कि जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर हुआ है T1 प्राइम माइनस T1, तो T1 प्राइम हमारे पास कितना आया था 933.33, जबकि T1 जो है वो हमारे पास कितना है 560। तो माइनस करेंगे 273 केल्विन आ गया। और इसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो मतलब कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज़ हुआ है 373 डिग्री सेंटीग्रेड।
11.10 पे आते हैं। आ स्टीम इंजन हैज़ अ बॉयलर दैट ऑपरेट्स एट 450 केल्विन। कह रहा है कि एक स्टीम इंजन है जो कि ऑपरेट करता है 450 केल्विन पे। द हीट चेंजेस वाटर टू स्टीम। कह रहा है कि जो हीट है वो हीट जो है चेंज करती है वाटर को स्टीम में, भाप में, विच ड्राइव द पिस्टन, जो कि पिस्टन को मूव करवाती है। द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर इज़ अबाउट 300 केल्विन। कह रहा है जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 300 केल्विन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम इंजन, के स्टीम इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी, ये हमने फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ बॉयलर वो लिख लेंगे कितना है, 400 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड एयर यानी कि सिंक की तरफ कितना है, 300 केल्विन। मैक्सिमम एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सिंपली हमारे पास वही वाला फार्मूला है कि एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, और T2 किसके इक्वल है, 300, T1 450 के। तो कैलकुलेट के बाद हमारे पास एफिशिएंसी 0.33 आ गई। अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी चाहते हैं तो 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो परसेंटेज एफिशिएंसी है स्टीम इंजन की वो आ जाएगी 33%। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है 11.11। 336 जूल ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि हमें जो एनर्जी चाहिए आइस को मेल्ट करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और आइस कितनी मेल्ट करे, 1 ग्राम, उसके लिए हमें 336 जूल एनर्जी चाहिए। व्हाट इज़ द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि कितना चेंज आएगा एंट्रोपी में अगर वाटर जो है वो 30 ग्राम हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एज इट चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रेफ्रिजरेटर। जैसा कि ये चेंज होता है आइस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेफ्रिजरेटर से। तो अब हमारे पास डाटा हम लिख लेते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, LF से हम उसको शो करेंगे, वो कितनी है, 336 जूल, ये यहाँ पे मेंशन है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, मैस ऑफ वाटर 30 ग्राम यहाँ पे दे दिया गया है। टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखेंगे 273 केल्विन। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस से शो करते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हीट जो है, हीट हम कहते हैं हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर टू फ्रीज इट इनटू आइस, देयरफॉर एंट्रोपी ऑफ आइस डिक्रीजेस एंड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन। तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा उसमें क्या आएगा, चेंज इन एंट्रोपी में नेगेटिव साइन आएगा। क्यों कि हीट जो है वो ट्रांसफर्ड हुई है वाटर से ट्रांसफ़र हुई है, और उस वाटर को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, आइस में, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगाया है। तो अब डेल्टा क्यू जो है क्या है, हीट एनर्जी टेकन आउट ऑफ वाटर। तो जितनी भी हीट वाटर से निकली है उसको डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल होती है MLF। LF क्या है हमारे पास, ये लिखा हुआ हीट ऑफ फ्यूजन, और M क्या है, मैस। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, MLF। तो हमारे पास ये MLF/T लिखा, M हमारे पास 30 है, LF में यहाँ पे है, और टेम्परेचर 273 है। सिंपली हम पुट करेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी कितना आ गया, -36.92 जूल पर केल्विन। तो आज के यही क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई क्वेश्चन भी है, डिफ़िकल्टी है, तो हमें अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चन किया है, और हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।